में बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही क्लास में अव्वल आती थी। स्कूल में सभी सिमरन की बहुत तारीफ करते थे। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसके माता पिता भी उसकी हर डिमांड को पूरी कर देते थे। सिमरन की एक ही सहेली थी मीनल, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त, अरे सिमरन, आज तूने फिर लेट कर दी। तू क्लास में अव्वल आती है इसलिए तुझे टीचर कुछ नहीं बोलती। आज तो वो पक्का मुझे पनिशमेंट देंगी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। हम दोनों क्लासरूम की खिड़की से जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। ये देख, मेरा नया फोन। वाह, तुम्हारा पर्सनल फोन। यहाँ तो मुझे हर साल अपनी दीदी की पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। ये फोन तुम्हारा भी तो है। आखिरकार हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं। कल पूरी रात मैं इसके फीचर्स देखती रही। मीनल और सिमरन बातें करते करते स्कूल पहुंच जाती हैं और चुपके से क्लासरूम के पीछे वाली खिड़की से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर दोनों को पकड़ लेती है और लेट आने की वजह से टीचर दोनों को क्लास से बाहर कान पकड़कर खड़ा कर देती हैं। सिमरन, तुम पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन तुम्हें स्कूल के और भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सिमरन और मीनल के सामने वाली क्लास से दो लड़के क्लासरूम के बाहर कान पकड़कर खड़े थे। अरे क्यों दिल छोटा कर रही है? सिर्फ हम दोनों ही क्लासरूम के बाहर थोड़ी हैं। सामने उन लड़कों को देख। हाय गर्ल्स, आप लोग भी क्लास में लेट आई थी क्या? हाँ, ये टीचर भी ना स्कूल में पढ़ाने आती हैं या बच्चों को पनिशमेंट देने? मैंने तुम्हें स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले स्कूल में एडमिशन लिया है। धीरे धीरे रॉकी और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं। दोनों हमेशा साथ में घूमते हैं। स्कूल के बाद भी साथ में वक्त बिताते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सिमरन अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। अरे यार, तू भी ना हमेशा इस मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे वो स्टैंडर्ड 11 वाला रॉकी है ना, उसने मुझे क्या मस्त जोक भेजा है। तूने रॉकी को अपना नंबर क्यों दिया? वैसे भी वो दूसरे स्कूल से आया है। इस बार हमारा 10th क्लास है। वो मेरी थोड़ी स्टडीज में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ तू उससे थोड़ा दूर रहा कर। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकी काफी अच्छा लड़का है। अगले दिन सिमरन क्लास में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसे टीचर पकड़ लेती हैं। ये क्या है सिमरन, आजकल तुम्हारे मार्क्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं और तुम क्लास में बैठकर मोबाइल चला रही हो। मुझे मजबूरन तुम्हारी मम्मी को कंप्लेंट करना पड़ेगा। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, वरना मम्मी मेरा फोन छीन लेंगी। प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्मी की छुट्टी का वक्त आ जाता है। सिमरन और रॉकी स्कूल के बाद कुछ टाइम साथ में गुजारने का प्लान करते हैं। अरे यार मीनल, तू आज अकेली घर चली जा। अगर मेरी मम्मी तेरे घर पर कॉल करे तो बोल देना मैं तेरे घर पर ही हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं रॉकी से मिलने जा रही हूँ। ये सही नहीं है, तुम्हें स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए। तुम मेरे से जलती हो क्योंकि स्कूल में सभी मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी सिमरन के फोन पर रॉकी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सिमरन रॉकी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ काफी अंधेरा होता है। सिमरन रॉकी को आवाज देती है, रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी पीछे से आकर उसे भूख कर डरा देता है। ओह रॉकी, तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम भी बच्चों की तरह डर गई? रॉकी और सिमरन साथ में पिज्जा खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक पिक्चर देखते हैं। कल से गर्मी की छुट्टी हो जाएंगी, हम लोग 2 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। तुम भी ना, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिमरन और रॉकी साथ में वक्त बिताते हैं और कब दोनों अपनी हदें पार कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन से स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रॉकी और सिमरन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद सिमरन को उल्टियां होने लगती हैं और सिर चकराने लगता है। सिमरन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तब वो मीनल को सारी बात बताती है। क्या किया सिमरन तूने? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे मना करने के बाद भी रॉकी के साथ वक्त बिताया। तू चिंता मत कर, कल से स्कूल खुल रहा है। तू पहले रॉकी से जाकर बात कर। अगले दिन सिमरन जाकर रॉकी से बात करती है, उसे सारी बात बताती है। तुम्हें याद है उस दिन हम तुम्हारे घर पर मिले थे, हमारे बीच? वो तो मेरा सबसे खूबसूरत दिन था। हमारे साथ में बिताए गए वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या बोल रही हो? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम रॉकी? ये सब हमने साथ में किया था। ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी वहाँ से चला जाता है। सिमरन रोते हुए मीनल के पास जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रॉकी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे पता था वो लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अगले दिन रॉकी सिमरन को एक गोली लाकर देता है। ये लो, ये गोली खा लेना, इसके बाद इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रॉकी, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप से एक गोली खा लो और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से ना तो मुझे कॉल करना, ना ही कोई मैसेज। सिमरन वो गोली खाकर जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तुझे क्या हो गया सिमरन? आंखें खोलो। इसके मुंह पर पानी छिड़कने के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है। लगता है कोई सीरियस इशू है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिना झिझक के मुझे सारी बातें बताओ। मीनल डर कर टीचर को सारी सच्चाई बता देती है। टीचर सिमरन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसका अच्छे से चेकअप करवाती है। कुछ देर बाद सिमरन को होश आ जाता है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के पीछे कुछ और वजह है। मुझे मीनल ने सब बता दिया है। इस उम्र में बच्चे नादानी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे बिना जाने कोई मेडिसिन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें किसी बड़े से एडवाइस लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मिस, मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। टीचर रॉकी को स्कूल से सस्पेंड करवा देती है और उसके फाइनल एग्जाम देने पर भी रोक लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए टीचर, मैं ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूंगा। तुमने एक लड़की के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सिमरन से माफी मांगनी चाहिए और अब इस गलती को सुधार कर इसका पश्चाताप भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ के चला गया। टीचर सिमरन को लेकर उसके माता पिता के पास जाती है। देखिए सर, मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो आपको बहुत धैर्य रखकर सुननी होगी। अक्सर बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ सकता है। आप क्या कहना चाह रही हैं टीचर? हमारी बेटी से कुछ गलती हुई है? वो दरअसल बात ये है कि वो आपकी बेटी सिमरन प्रेग्नेंट है। ये सब करने स्कूल जाती हो तुम? मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, बेशरम लड़की। रुक जाइए सर, अब ऐसे समय में आपको इन बच्चों का साथ देना होगा, वरना ये जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी और ये नादानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। टीचर बड़ी समझदारी से सारी बात सिमरन के मम्मी पापा को समझाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी सिमर बहुत छोटी है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें इस बच्चे का मिसकैरेज करवा देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सिमरन की फैमिली और टीचर मिलकर उस बच्चे का मिसकैरेज करवा देते हैं। थोड़ी दिनों बाद सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिमरन के मम्मी पापा भी उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब सिमरन और मीनल की फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। सिमरन मीनल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मीनल, मैंने तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आए तो मैडम दोस्ती कैसी? अब थोड़ा हंस भी दे। आज से हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी हमें अपनी हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम ना उठाएं और अपने माता पिता से हर प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सकें। संध्या एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। कुछ दिन पहले ही उसने ये स्कूल ज्वाइन किया था। आज सुबह से उसे थोड़ी सुस्ती सी लग रही थी, इसलिए उसे जागने में भी देर हो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो 8:30 बज चुके थे। ओह, आज तो 8:30 बज गए। 9 बजे तक बस स्टैंड पहुंचना होगा, नहीं तो बस छूट जाएगी और स्कूल जाने में बहुत देर हो जाएगी। संध्या जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। एक बार तो उसका मन किया
कि वो आज की छुट्टी ले ले, लेकिन स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी भी चल रही थी, इसलिए वो चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। भागती भागती वो बस स्टैंड पहुंची। थैंक गॉड मैं बस स्टैंड पहुंच गई, नहीं तो भारी मुसीबत हो जाती। अपने राइट टाइम पर बस आई। संध्या भागकर बस में चढ़ गई। 15 मिनट बाद वो अपने स्कूल पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि सारे स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देख रहे हैं और मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या बात है, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? संध्या स्टाफ रूम की ओर बढ़ी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रही थी सारे स्टूडेंट उसे उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए मिलते। एक समय तो उसे बहुत गुस्सा भी आ गया और उसने एक स्टूडेंट को डांटते हुए कहा, जब देखो खीखी करते रहते हो, क्या बात है, क्यों कर रहे हो खीखी? संध्या मैम की डांट को सुनकर उस स्टूडेंट जिसका नाम विवेक था उसने कहा कि मैम वो आपके कपड़े में कुछ लगा है। कुछ लगा है? क्या लगा है? मैम पता नहीं, कुछ लाल रंग का है। विवेक की बातों को सुनकर संध्या का माथा ठनक गया। उसे समझ आ गया था कि उसे पीरियड हो गया है। उफ, मुझे पीरियड हो गया है, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं लगा। संध्या तुरंत भागी भागी स्कूल के वॉशरूम में गई। उसने जैसे ही शीशे में देखा कि उसके कपड़ों में दाग लगा है, उफ, दाग तो काफी ज्यादा लग गया है। कोई नहीं, मैं इसे बाद में साफ कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे पैड तो लगाना होगा। उसके बाद संध्या ने अपने पर्स को खोला, लेकिन पर्स को खोलते ही उसका दिमाग चकरा गया। ओह, इसमें तो पैड है ही नहीं। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा पैड रखती हूँ। क्या करूँ? पैड तो लगाना ही होगा ना। संध्या उसी हालत में बाहर निकली और स्टाफ रूम में गई। स्टाफ रूम में भी सभी उसे वैसे ही घूर कर देख रहे थे जैसे कि वहां कोई आसमान से उतरकर एलियन घुस आया हो। संध्या को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वो अपनी साथी टीचर रंजना के पास गई और उससे कहा कि रंजना मिस, वो देखिए ना, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे पीरियड्स आ गए हैं और संयोग से मेरे बैग में एक्स्ट्रा पैड भी नहीं है। क्या आपके बैग में पैड पड़ा है? संध्या मिस, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब क्या कह रही हूँ? मैं पैड के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए मैम, आप बेशर्म होंगी तो होंगी, मैं बेशर्म नहीं हूँ जो इस तरह की बात खुलेआम इस तरह स्टाफ रूम में करूं। रंजना की बातों को सुनकर संध्या उसे घूर कर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे और क्या न कहे। मर्द टीचर ने अगर ये बात कही होती तो संध्या उसका मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन रंजना मैम तो खुद एक औरत थी, पीरियड के बारे में अच्छे से समझती थी, फिर उनका व्यवहार ऐसा क्यों था? मैम, पीरियड के बारे में बात करना कब से बेशर्मी हो गई? ये तो एक नेचुरल क्रिया है, हर लड़की हर औरत को होता ही है। अरे, आप बात समझती क्यों नहीं? वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी स्कूल का चपरासी स्टाफ रूम में आया और उसने कहा, संध्या मैम, प्रिंसिपल सर आपको इसी समय बुला रहे हैं, बहुत अर्जेंट है। संध्या ने जब ये सुना तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वो सोचने लगी, क्या मुसीबत है, अब इसी हालत में प्रिंसिपल सर के पास भी जाना होगा। संध्या प्रिंसिपल सर के कमरे में गई। प्रिंसिपल साहब उस समय कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे थे। उन्होंने संध्या मैम को इशारे से बैठने के लिए कहा। संध्या मैम सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद, हाँ तो मैम, कैसी चल रही है एनुअल फंक्शन की तैयारी? जी ठीक चल रही है। देखिए मैम, इस बार चीफ गेस्ट के रूप में हमारे एरिया के एमएलए आ रही हैं। हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्कूल और मेरी इज्जत दोनों का सवाल है। सर टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चों से अच्छे तरीके से तैयारी करवा रही हूँ, प्रोग्राम अच्छा होगा। प्रिंसिपल से इजाजत लेकर संध्या मैम फिर क्लासरूम की ओर जाने लगी, लेकिन तभी प्रिंसिपल सर की नजर संध्या के कपड़ों पर गई। संध्या के कपड़ों को देखकर प्रिंसिपल का मूड खराब हो गया। उसने कहा, संध्या मैम, ये क्या है? ये क्या लगा है आपके कपड़ों में? सर वो... संध्या ने प्रिंसिपल सर से बिना झिझके अपने पीरियड की बात कह दी, जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर का बिहेवियर भी स्कूल के और टीचरों की तरह ही था। देखिए मैम, ये स्कूल है, कई सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, किसी ने इस हालत में आपको देख लिया तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर अपना कोई कंट्रोल होता है क्या? ये तो एक नेचुरल चीज है जो होनी है। वैसे सर, बच्चों ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया है। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं कोई कड़े स्टेप नहीं लूंगा, लेकिन आइंदा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी नौकरी पर खतरा होगा। संध्या का मन तो कर रहा था कि वो खुद एक रेजिग्नेशन लेटर लिखे और प्रिंसिपल सर के मुंह पर मार दे और कहे कि आप जैसे बुद्धिहीन लोगों को कौन प्रिंसिपल बना देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इस नौकरी की उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल वो खून का घूंट पीकर वहां से चली गई। कुछ दिन के बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन था। उस फंक्शन की सारी जिम्मेदारी संध्या के कांधों पर ही थी। प्रोग्राम शुरू होने के कुछ देर पहले, संध्या मैम, सारी तैयारी हो गई है ना? एमएलए मैम बस कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाली है। जी सर, बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हमारा प्रोग्राम जबरदस्त होगा।
वे बातें कर ही रहे थे कि एमएलए मैम आ गई। प्रिंसिपल सर तुरंत उनके पास उन्हें रिसीव करने चले गए। थोड़ी देर बाद बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया। सारे प्रोग्राम ठीक से हो रहे थे। बच्चों का डांस, नाटक और गाने के प्रोग्राम पर खूब तालियां बजी। एमएलए मैम भी इस प्रोग्राम को देखकर बहुत खुश थी। बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराया है आपने ये प्रोग्राम। जी जी मैम, बच्चों ने काफी मेहनत की है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़कियों के एक और डांस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ। अब मंच पर 10वीं कक्षा की लड़कियां आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल डांस पेश करने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। संध्या मैम के ऐसा कहते ही सभी ने जोरदार ताली बजाई। कुछ देर बाद 10वीं कक्षा की बच्चियां मंच पर आ गईं और डांस परफॉर्म करने लगी। लेकिन ये क्या, डांस करते ही 2 बच्चियों के कपड़ों पर लाल रंग का निशान दिखा। प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो अपना माथा पकड़ लिया। उफ, ये क्या हो गया? सारा प्रोग्राम ठीक चल रहा था कि बीच में ये? असल में उन बच्चियों को डांस करते समय पीरियड हो गया था। प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो वो प्रोग्राम से उठकर बाहर आ गए और संध्या मैम को भी इशारे से बाहर बुलाया। संध्या जैसे ही वहाँ पहुंची, प्रिंसिपल उस पर बरस पड़ा। अरे, किस जन्म का बदला निकाल रही हैं आप मुझसे? आपको बोला था ना कि प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ सर, सब ठीक से ही तो हो रहा है। क्या हक ठीक हो रहा है? आपने देखा जो बच्चियां परफॉर्म कर रही हैं, उनके कपड़ों में लाल निशान लगे हैं। अरे क्या जरूरत थी उन बच्चियों को प्रोग्राम में लेने की जिन्हें पीरियड हो रहे थे? आपने सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं एमएलए मैम क्या सोच रही होंगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी जाइए और उन बच्चियों का प्रोग्राम खत्म करवाइए। प्रिंसिपल सर ये बोल ही रहे थे कि तभी ताली की आवाज उनके कानों में आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ताली बजाने वाला और कोई नहीं, खुद एमएलए मैम थी। मैम वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा किया धरा संध्या टीचर का है। चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। मुझे शर्म आ रही है आपकी सोच पर। अरे आपको किसने प्रिंसिपल बना दिया? आपकी हरकत देखकर तो लगता है कि आप गंवार हैं, पूरे गंवार। मैम मैंने कहा ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे क्या पता उन लड़कियों को पीरियड होने वाला है और उनके चलते पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर एमएलए मैम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अरे उन बच्चियों को पीरियड हुआ है, पीरियड। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। ये तो प्रकृति का वरदान है। बिना उसके क्या ये सृष्टि संभव है? अरे आपने तो ईश्वर और प्रकृति के बनाए इस वरदान को घिनौना बना दिया। मैं अभी के अभी आपको सस्पेंड करती हूँ। आप प्रिंसिपल के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन प्यारी बच्चियों ने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। एमएलए मैम ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि संध्या मैम को भी उनकी कोशिशों के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, औरतों का पीरियड होना किसी अशुभता की निशानी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो सृष्टि के संचालन के लिए बहुत ही जरूरी है।